हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपकी बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। वो इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या हैं, उनका एडवांटेज क्या है और उनको अगर आप अभी अपने 8 सेमेस्टर में सेलेक्ट करते हैं तो आगे फ्यूचर में जॉब ओरिएंटेड कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट चूज करने से पहले ये पूरी जानकारी आपके किसी रेस्पेक्टिव कॉलेज से नहीं मिली है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने मेंबर्स के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन डे बाय डे प्रोवाइड करेंगे और इसी इलेक्टिव सब्जेक्ट की सीरीज में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव क्यों है, ओपन इलेक्टिव क्यों रखा गया है। इलेक्टिव रखने के पीछे यह है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट और 8 सेमेस्टर के बाद अगर कोई जॉब में जाना चाहता है या अपना कैरियर पोस्ट ग्रेजुएट में एम फार्मा में उसी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट को कैरी ऑन करके जानना चाहता है तो उसको वो मौका मिल सके। अक्सर अभी तक ऐसा नहीं होता था कि हम अपनी पसंद के सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे, बट 8 सेमेस्टर में आपके जॉब ओरिएंटेशन के कारण से आपको यह मौका दिया जा रहा है। हम क्या करते हैं, जनरली सब्जेक्ट चूज करते समय जो गलती करते हैं वो ये है कि आपके दोस्त जो आपके क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा है बिल्कुल वही आप चूज कर लेते हो। तो ये गलती सबसे होती है, सबसे पर भी नहीं पर मैक्सिमम से होती है, बट आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इलेक्टिव का तो मतलब ही यही है कि ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि अदर के चॉइस के ऊपर। आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, आपका जो आगे फ्यूचर में जॉब करने की इच्छा होगी कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इस पे काम करूँगा, वो अलग अलग हो सकता है। तो उसकी चॉइस आपके लिए और आपकी चॉइस उसके लिए फिट नहीं बैठती है। कॉमन सब्जेक्ट तो कॉमन ही होंगे, पर उसमें इलेक्टिव का रोल ये है कि आप अपना पसंद का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकें। देखिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ कॉमन लिस्ट दिए गए हैं वो क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद डिटेल करेंगे। पहला है आपका फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स, तीसरा है फार्माको विजिलेंस और चौथा है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स विच इज बेस्ड ऑन थ्योरी, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स। ये जो सारे सब्जेक्ट चूज किए गए हैं और आपके सामने रखे गए हैं ताकि आप इनमें से चूज कर सकें, दीज आर रियली बेस्ट टॉपिक्स एंड बेस्ट सब्जेक्ट्स टू, क्योंकि आज के डेट में इनमें से हर एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली तो आपके फ्यूचर में आपको काफी सारे मदद मिलेंगे। ये रिसर्च ओरिएंटेड भी है, ये आपके जॉब ओरिएंटेड भी हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो 9 सब्जेक्ट हैं उनको धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, पूरे तो कवर नहीं कर पाएंगे, उनको सीरीज बाय सीरीज एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपका पहला इलेक्टिव सब्जेक्ट का, वह फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, कि अगर आपने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है तो आपको क्या एडवांटेज हो सकते हैं, कितने बच्चे क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जो कि आप यहां से देख सकते हैं और आपके कॉलेज के लिए ये मैटर करता है, आपके लिए नहीं। अगर आपने इस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है तो आपको आगे जाकर के फ्यूचर में सेल्स, मार्केटिंग या प्रोडक्शन के साथ जो स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं बैठ करके कि आगे कैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, इसका एडवांटेज मिलेगा। तो इसको हम ऐसा समझते हैं कि आप ये पढ़ेंगे तो ये बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या बनना है उसके रेस्पेक्ट से आपको क्या जानकारी चाहिए होगी, उस नजरिए से अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका जो शौक है, अगर आपकी जो इच्छा है कि आप आगे जाकर के मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जाना चाहते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में पार्टिसिपेट करके नए नए कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल आउट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, इसकी स्ट्रेटजी डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप यहां पे बैठ करके स्टडी कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। इसके अंदर आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, इसका फंडा समझ लीजिए कि अगर मेरे पास बहुत अच्छी चीज रखी हुई है, ये मेरा घर है, इस घर में मैंने दुनिया की सबसे अच्छी चीज कोई चीज छुपा के रखी हुई है और मेरे बाहर पॉपुलेशन में काफी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कोई भी मेरे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए क्यों नहीं आता। इतनी अच्छी चीज़ मैंने रखी है, इतनी ईमानदारी से, बिना कोई एडल्ट्रेशन डाले, बिना कोई मिलावट के मैंने बेस्ट चीज़ बनाई हुई है, लेकिन लोग हैं कि आ ही नहीं रहे मेरे पास, जबकि सामने वाले ने कुछ मिलावट कर करके इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, फिर भी लोग इसके पास खींचे चले जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि इस बंदे ने अपने प्रोडक्ट को शो ऑफ किया।
इस बंदे ने लोगों तक तो पहुंचाया ये जानकारी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये खास बातें हैं, लेकिन आपने भले ही प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, लोगों तक ये बताया ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट है क्या, कैसे आपका प्रोडक्ट इस बी नाम की कंपनी से ज़्यादा अच्छा है। तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा। लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको लोगों तक पहुंच कर फिर उनको अपने साथ लेकर के आना पड़ेगा। उसी की स्ट्रेटेजी कहलाती है मार्केटिंग। सो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप अपने बातचीत से, अपने इनोवेटिव आइडियाज से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, लोगों को प्रभावित कर सकें और लोग आपकी बातों को मान समझ सकें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है मार्केटिंग में आजमाना। क्योंकि मार्केटिंग में जो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है एज अ पॉइंट ऑफ सैलरी, वो आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगी। और अगर आपका ये काम इंटरेस्ट का है तो आपका ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होगा और बहुत ही इसका असर डायरेक्टली आपकी सैलरी पे पड़ेगी और आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। सो मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, उसका डेफिनेशन हमको पढ़ना है। व्हाट इज मार्केटिंग? जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोगों तक पहुंचाना। आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो, तो वहां भी आपको ऐड दिखते हैं, लेकिन हर एक ऐड हर एक टाइम पे आ जाए ये जरूरी नहीं है। अगर आपका जो पसंद का सीरियल है जिस पे आप बहुत सारे लोग देखते हैं, टीआरपी पे टॉप पे होता है, तो वहाँ पे जो ऐड चलते हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। उन पे उन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा होता है। लेकिन अगर किसी प्राइम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, तो प्राइम टाइम में उसका वैल्यू बहुत अधिक हो जाता है। बट अगर कोई टेलीविज़न का जो शो है वो रात को 12 बजे अगर आ रहा होगा तो उसको देखने वाले ऑडियंस बहुत कम होंगे। सो क्या प्रोडक्ट किस समय दिखाना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस जेंडर को टारगेट करना है, वो उसकी पूरी जानकारी आपको इसी मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मिलेगा। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब क्या होता है? स्कोप ऑफ मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर आप इस मार्केटिंग फील्ड में उतरते हो तो भविष्य में आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके जॉब के रिलेटेड, सैलरी के रिलेटेड आपके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। या इसे हम ये कहें कि आप इस मार्केटिंग के प्रिंसिपल का नॉलेज लेने के बाद इसे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप ही हो। जब आपने 12th पास किया तो उसके बाद आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना था, आपके माइंड में सब्जेक्ट का ऑप्शन रहा होगा कि आपको क्या करना है। फिर आपने फार्मेसी में एडमिशन लेने का डिसाइड किया होगा। फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि ये भी कॉलेज अच्छा है, ये भी कॉलेज अच्छा है, ये भी कॉलेज अच्छा है, तो इन तीनों में से कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करना है। लेकिन आप उस कॉलेज के पास ज़्यादातर गए होंगे जिसके ऐड आपके पास ज़्यादा दिखे होंगे, जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात किए हुए होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की जिसको आपको स्टडी करना होगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मार्केटिंग इज आइडिया जनरेटेड फॉर सेलिंग एंड सेलिंग इज अ कन्वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि इसके टारगेट करनी है, इस पे बात करनी है, लेकिन उसको सेल्स कैसे करना है, सेल कौन करेगा, कितनी टीमें होंगी, इसका भी इसी पे डिसीजन करना होगा, जिसको आप लोग पढ़ोगे अगर सिलेबस में ऐड करते हैं तो। इसके बाद देखिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिसिटी करना, उसका इन्वायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है। मतलब उसको सही समय पे सही जगह पे फोकस करना होगा, तब जाके इफेक्टिव होगा। अगर आप किसी ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं, आई वुड एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल, जिसका ऐड है किसी हेल्दी ऑयल के बारे में, कुकिंग ऑयल के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो ऐड में ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे आपका जो हार्ट है वो बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, यू विल नॉट बी फेस एनी काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने न्यूज़ में सुन लिया कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, जिसने खुद ही इसी ऑयल का प्रमोशन किया था जिसको हार्ट अटैक नहीं आने की क्लेम कर रहे थे, सो आपके मन में क्या क्वेश्चन उठेगा कि जिसने खुद प्रमोट किया उसी को हार्ट अटैक आ गया। दैट विल अ बैड साइन, वो एक नेगेटिव सिंबल होगा। क्यों? अब अगर आप समझदार हो कंपनी, तो आपको वो ऐड को उस समय के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट सही नहीं है, इससे आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको पता है कि स्टेरॉइड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोविड-19, तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। बट अगर आपको तुरंत पता चला कि स्टेरॉइड्स के यूज के कारण से ब्लैक फंगल डिजीज होगा, तो वो स्टेरॉइड्स अब छिप जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है। जिंकोविट सबसे अच्छा एग्जांपल है। जिंकोविट का प्राइस अलग था, अब अलग है। आइवरमेक्टिन को कोई लोग ज़्यादा यूज करते ही नहीं थे, बट आइवरमेक्टिन का शॉर्टेज पड़ा हुआ है, जो 150 रुपये में आता था वह 390 रुपये में मिल रहा है। तो वह इन्वायरमेंट को ऊपर डिसाइड करना होता है। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, आप जो बना रहे हो उसकी इंडस्ट्री कितनी है और आप
आपके कंपटीशन में हैं कितने लोग, इसके बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बनाया दूसरे ने भी बनाया तो दोनों के बनाने का प्रोडक्ट एक ही है, तो लोग किसका खरीदेंगे? जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप उनको बताओगे नहीं, क्योंकि एक बार आदमी यूज कर सकता है, दोबारा नहीं यूज करेगा अगर प्रोडक्ट यूजफुल नहीं होगा तो। सो किन किन चीजों को ऐड करना वो यहाँ पे आपको मिलेगी। एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर, खरीदने के पैटर्न को कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डी मार्ट। अगर आप एक साबुन खरीदने जाओगे अपने सामने की दुकान में तो उसका 20 रुपये जो प्राइस होगा तो आपको 20 रुपये में मिलेंगे। अगर आप किसी ऑफर में जाते हो तो आपको 20 रुपये की जगह कम से कम 2 रुपये डिस्काउंट होगा तो 18 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप डी मार्ट में जाते हो तो आपको एटलीस्ट अगर इसका 50% डिस्काउंट मिलता है, 20 रुपये का 10 रुपये में मिलता है, तो आप एक साबुन लेने गए हो लेकिन लेके आओगे कितना? आप एक तो लेके नहीं आओगे, पक्का है, आप एक से ज्यादा ही लेकर के आएंगे। सो आपको चाहिए था एक, मिला या लिया कितना आपने? मोर देन वन। लेकिन लिया क्यों? क्योंकि कंपनी ने स्ट्रेटजी लगाई कि आपको एक के साथ एक फ्री देना है या 50% ऑफ करना है। जैसे सेल्स भी आते हैं जींस के, पैंट के, शर्ट के। तो आपके बाइंग बिहेवियर को समझना है कि कौन सी चीजें आप कैसे खरीदोगे ज्यादा। क्या आपको फ्री दूं तो खरीदोगे, क्या क्वांटिटी बढ़ा दूं तो खरीदोगे, या उसमें कुछ स्पेसिफिक आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का ऐड करवा दूं, स्पॉन्सरशिप दे दूं तो खरीदोगे। इन सब की जानकारी यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर भी अलग है, लेकिन प्रिंसिपल इसका यही है कि आपके प्रोडक्ट को बल्क में कौन खरीदेगा। डी मार्ट क्यों खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को बल्क में, आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला है आपका फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। अभी जो हमने पढ़ा वो तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग था, चाहे साबुन बेचिए चाहे दवाई बेचिए, सबके लिए एक जैसा। अब हमको बात करना है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का, तो जो कि स्पेसिफिक रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितना बनाना है और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, इस पे हमारा ये चीज बेस्ड होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के रिगार्डिंग में। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द मार्केट, आप जिस प्रोडक्ट को जिस मार्केट में सेल आउट करने वाले हो उस मार्केट का साइज क्या है, उस मार्केट के कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या लोग बैठते हैं। अगर आपका टारगेट एक विलेज है, एक गांव है, तो आपको गांव से रिलेटेड प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। इस गांव में अगर मेल ज्यादा है फीमेल की तुलना में, तो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करनी पड़ेगी जहां पे मेल का कंजप्शन ज्यादा होगा। लेकिन उसका वाइस वर्सा अगर आप इसका उल्टा करते हो कि आप महिलाओं के यूज होने वाले प्रोडक्ट को फीमेल की जगह मेल ओरिएंटेड प्लेस पे टारगेट करते हो, तो वो तो कोई मतलब का नहीं होगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इसी पे लिखा हुआ आगे देखेंगे तो मार्केट में किस पे पॉइंट पे डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि उनके जेंडर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली कॉस्मेटिक्स बेचनी है आपको, तो आपको टारगेट फीमेल पे ही करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो आपको मेल को टारगेट करना पड़ेगा। यही एक मार्केट का फंक्शन है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप देखिए, वह है आपका मैन एंड हैंडसम। बहुत पहले की बात है, आज से पहले लगभग 10-15 साल पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ही क्रीम, एक ही शैम्पू, एक ही साबुन यूज़ किया करते थे। बाद में ये चीज़ ऐड आने लग गई कि मेल होने के बावजूद भी फीमेल की क्रीम, साबुन, शैम्पू को क्यों यूज़ किया जा रहा है। सो ये एक चैलेंज था कि आप मेल हो, नॉट फीमेल। आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड, बट आज ये कॉन्सेप्ट बहुत चलने लग गया है। हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मेल फीमेल को सेपरेट कर दिया गया है। परफ्यूम फॉर मेल, परफ्यूम फॉर फीमेल, डिओ फॉर मेल, डिओ फॉर फीमेल, टल्कम पाउडर फॉर मेल, टल्कम पाउडर फॉर फीमेल, साबुन, हेयर क्रीम, जेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये डेमोग्राफिक प्लस बेस्ड जेंडर इशू पे बेस्ड होता है। सोशियो फिजियोलॉजिकल मतलब उनकी सोच क्या है, क्या वो नीचे सोच के रखते हैं, अभी भी मेंटालिटी छोटी है इनकी, या हाई स्टैंडर्ड के सोच के हैं। फाइनेंशियल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कितना है, उसके हिसाब से आप बात करोगे। आपको टीवी में कभी BMW का ऐड नजर नहीं आएगा जितने कि आपके स्विफ्ट के विज्ञापन आएंगे या i10 वगैरह की नॉर्मल कंपनी के विज्ञापन आएंगे। आप हार्ले डेविडसन का कभी विज्ञापन टीवी पे नहीं देखते होगे जितना कि हीरो होंडा का कोई भी गाड़ी का देखते होगे। सो वो टारगेट ओरिएंटेड है भैया। हम में से जितने लोग टीवी देखते हैं मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। ऐसे तो सब क्लास के फैमिली के, लेकिन मिडिल क्लास के फैमिली ज़्यादातर होते हैं। तो वो हार्ले डेविडसन कहाँ से खरीदेंगे, BMW कहाँ से खरीदेंगे, क्रूज कहाँ से खरीदेंगे। तो वो टारगेट ओरिएंटेड है। वैसा ही जो कंज्यूमर है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होनी चाहिए। अभी हम थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। मार्केट में सेगमेंटेशन क्या क्या है, क्या चीज़ टारगेट कर सकती है, कंज्यूमर के लिए क्या प्रोफाइल हो सकता है कि कंज्यूमर का बाइंग हैबिट कितना है। वो साल में एक बार खरीदता है कपड़े, दीपावली में, किसी त्यौहार में, कि वो हर महीने खरीदता है, कि वो जब ऑफर होता है तब पूरा खरीद लेता है। इनके इसी बिहेवियर, इनकी इसी प्रोफाइल को हमको समझना है। मोटिवेशन एंड डिस्क्राइबिंग हैबिंग, वही जैसे मैंने कहा कि कब उसको खरीदने की आदत है, कब वो इन्फ्लुएंस होगा खरीदने के लिए। जैसे मेरा मन नहीं है खरीदने का कोई शर्ट,
मेरे पास शर्ट है, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक शर्ट 1500 रुपए का है पर मैंने इनफ शर्ट ले चुके हैं, मुझे खरीदने की कोई इच्छा नहीं। बट मार्केट में एक ऑफर आता है अच्छे ब्रांड का, पीटर इंग्लैंड का, लुई फिलिप का, कि ये जो 1200 रुपए का शर्ट है ऑफिशियल शोरूम में, ये जो आपका शर्ट है वो अब आपको मिल जाएगा केवल 500 रुपए में लिमिटेड पीरियड के लिए। तो मेरे मन में दिमाग आएगा मुझे अगले साल तो शर्ट लेना ही पड़ेगा, शर्ट की तो कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है, तो मैं अब 1200 की बजाय 500 में ले लूँ तो लगभग 2 भी खरीद सकता हूं, पैसा भी बच जाएंगे। सो अब मैं ना जरूरत होते हुए भी इस चीज को परचेस करूंगा। ये है एनालाइजिंग आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। इसके बाद हमको फिजिशियंस के बिहेवियर को समझना है। ये तो मैं एक नॉर्मल के बारे में बात कर रहा हूं, अब इसको हम लोग फार्मेसी के फील्ड में भी ऐड कर सकते हैं। फिजिशियंस के बिहेवियर को समझना है, पेशेंट चॉइस ऑफ फिजिशियन को समझना है कि फिजिशियन मैक्सिमम किस डिजीज को डील कर रहे हैं, गांव में है किस शहर में है, तो उनको उसके हिसाब से प्रोडक्ट देना पड़ेगा। किस कंडीशंस में ज़्यादातर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं, इनको भी देना पड़ेगा। मार्केट में क्या रोल है इसको भी समझना पड़ेगा, और मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से ड्रग का कंजप्शन ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज में, डिसऑर्डर में, या जनरल हेल्थ इश्यूज में, वो आपको प्रीफर कर सकते हो। तो ये हमारा जो नॉलेज है मार्केटिंग के फील्ड में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में पढ़ेंगे आप प्रोडक्ट डिजाइन की। प्रोडक्ट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, किसी का डिजाइन बहुत पसंद होना चाहिए। अगर आप कोई चीज मार्केट में परचेस करते हो तो आप सोचते हो कि इसमें कोई और डिजाइन है क्या, अगर थाली भी है तो थाली में कुछ और डिजाइन है क्या, क्या थाली में इंटीग्रेटेड कटोरियां हैं क्या थाली में उभार लिया हुआ है क्या थाली में इम्बोजिंग है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऐसी चीज़ों में जो बच्चों के प्रोडक्ट के लिए ध्यान में रखे जाते हैं, जैसे कैल्शियम सैंडोज, पेडियाट्रिक सिरप। अगर वो पेडियाट्रिक सिरप कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म की तरह से एकदम नॉर्मल से उबाऊ पैकेज में होगा तो शायद बच्चे उसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन कैल्शियम सैंडोज का ऐड देखिएगा, कैल्शियम सैंडोज के प्रोडक्ट देखिएगा, उसमें कार्टून का बॉक्स होता है जिसके अंदर टैबलेट निकलती है, तो बच्चा अट्रैक्ट होता है उसके प्रति। तो ये हमको डिजाइन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन क्या होगा उसका, मतलब किस कैटेगरी का ड्रग है, प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या होगी। जैसे देखते हैं आप लोग, ये चीज लीजिए और स्फूर्ति लीजिए, XYZ यूज कीजिए और XYZ गेट कीजिए, तो टैग लाइन होता है ना, जियो जी भर के, जो ये टैग लाइन है वो कहलाता है प्रोडक्ट लाइन। आप इसमें क्या लाना चाहते हो, न्यूरोबियन रखे आपकी परेशानी को दूर, इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मतलब कि इसमें क्या क्या डिजाइनें मिक्स करनी है, प्रोडक्ट की लाइफ कितनी होगी, लाइफ साइकिल कितना होगा, प्रोडक्ट प्रोफाइल या पोर्टफोलियो कितना हो सकता है, कैसे बना सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, पोजिशनिंग क्या रखनी है, कब लॉन्च करना है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले डिसाइड लेना है कि आपको अचानक से लॉन्च नहीं करना कि आज मैंने लॉन्च कर दिया, आपको एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होगी। लॉन्चिंग सून, MI का विज्ञापन देख लीजिए, 10 दिन बाद 12 तारीख को आने वाला है MI XYZ, 15 दिन बाद लॉन्च करने वाले हैं XYZ वॉच, तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी, अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल लेवल पे तो कोई प्रोडक्ट अपना ब्रांड नहीं बना पाएगा, धीरे धीरे समय के साथ साथ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो अपना एक ब्रांड बना लेगा। जियो को देखिए, स्टार्टिंग में कोई स्टार्टिंग से आया, उसने अपनी ब्रांड कैसे बना ली, पूरे 1 साल तक पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, अब वो एक ब्रांड बन चुका है। बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में बहुत कोई लोग जानते नहीं थे, अब वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग मेडिसिन की ऐसी होनी चाहिए कि इसको कंज्यूम कौन करने वाला है। फीमेल के लिए अट्रैक्टिव बॉटल की जरूरत नहीं है जितनी कि बच्चों के लिए जरूरी है। वैसे ही ये किस एज ग्रुप को टारगेट रखा गया है, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग डिसाइड करती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है, उसकी डिसाइड करनी है, इंडस्ट्री में काम करना है। और उसके बाद बारी आती है प्रमोशन की, कि आप अब इसको कैसे, किन किन मेथड से प्रमोट करोगे। एक जनरल पब्लिक के बाद न्यूज़पेपर आता है, वो टेलीविजन देखते हैं, रेडियो आजकल कम सुनते हैं, पहले सुना करते थे, लेकिन गांव में अभी भी रेडियो सुनाया जाता है। इंटरनेट आ चुका है, ईमेल हमारे पास है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। सो आप किस तरीके से प्रमोट करोगे और हर एक प्रमोशन में क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है और कैसे लेबल बनाओगे। अगर आप रेडियो में पब्लिसिटी करते हो FM में, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन तक होगा। इफ़ यू आर इन बिलासपुर और हम इसमें रेडियो से इसको पब्लिश कर रहे हैं तो वो बिलासपुर के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसे विविध भारती में पब्लिश कर रहे हो तो ये गांव-गांव, शहर-शहर में पब्लिश होगा। अगर आप इसे फेसबुक में टैग करते हो तो पूरे दुनिया में ये मूव करेगा। अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं प्रोडक्ट को तो ये पूरी दुनिया में सर्च किया जाएगा। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम प्रमोशन के टेक्निक को देख सकते हैं।
उसमें प्रमोशनल स्कीम इसमें ऐड कर सकते हैं। बजट भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं भाई कि मेरे पास आपका बजट है 1 लाख रुपए और आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एक ही तरीके की पब्लिसिटी में लगा दोगे और उससे फायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात, बट अगर उसको कंज्यूम नहीं करे, देखे नहीं, तो कोई मतलब नहीं। सो इस 1 लाख को आपको बाइफरगेट करना होगा, आपके फेसबुक के लिए अलग, आपके रेडियो के लिए अलग, आपके न्यूज़पेपर के लिए अलग, टीवी के लिए अलग और जनरल माउथ टू माउथ या पब्लिक टू पब्लिक पब्लिसिटी के लिए अलग। ये पूरी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, स्पेसिफिकली टू द फिजिशियंस। अब ये ओपन तो नहीं होगा, अगर ओटीसी होगा तो ओपन होगा, अदरवाइज ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही मिलेंगे तो डॉक्टर को सजेस्ट किया जाएगा। रिसेंटली में आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा होगा मैनकाइंड का बीटा रेडी, इससे पहले ये प्रोडक्ट नहीं था और इससे पहले ये ऐड भी नहीं आता था। जब कोविड-19 का केस हुआ तो बीटाडीन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ ओरल गार्गल के रूप में, तो ये प्रोडक्ट अब हाईलाइट होकर के सामने आने लग गया। ऐड नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ये चीज़ डिसाइड करती है। आगे बात करते हैं हम स्पेसिफिक टू ओवरव्यू ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनली बेचना है क्या, एडवर्टाइज करना है क्या, डायरेक्ट मेल करना है क्या, किसी जर्नल में पब्लिश करना है क्या, फार्मेसी के जर्नल में, मेडिकल जर्नल में, क्या आप उसको सैंपल दोगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग डॉक्टर को सैंपल दे करके आ जाते हैं कि ये रहा हमारा सैंपल। रिटेल करना है क्या, किसी रिटेल स्टोर के पास जाके बताना है कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, आप इस मदद करोगे। मेडिकल एग्जीबिशन मतलब जो विंडो डिस्प्ले होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विंडो डिस्प्ले, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पब्लिक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, कैसे उसको डेवलप करना है, ये बताएंगे। ऑनलाइन प्रमोशन करना है क्या, आज आप लोग देखते हो नेटमेड हो गई, 1mg हो गई, ये जो फार्मेसी है वो ऑनलाइन चल रहा है। और कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं ओटीसी प्रोडक्ट के लिए, ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के लिए तो नहीं होगा, ओटीसी के लिए होगा। विक्स के बारे में आप कैसे प्रमोट करोगे, जिंकोबिट कैसे प्रमोट करोगे, तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे प्रमोट करें, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर मिलनी होगी और आप पढ़ोगे तभी आपको मिलेगा। अगला जो यूनिट होगा उसमें आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल मतलब होता है कि ये मेरा हूँ, मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे पास है, लेकिन इसके प्रोडक्ट कब तक यूजफुल नहीं होंगे, जब तक ये जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी, किस चैनल के थ्रू पहुंचेगी, ये कहलाता है चैनल। और ये जो चैनल का सिलेक्शन है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके जो टारगेट हैं, जो आपके जो कंज्यूमर हैं, वो किस चीज़ के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस क्लास ऑफ फैमिली के हैं। न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो वो एक अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि आज के डेट में न्यूज़पेपर एक अच्छा ऑप्शन है। 2.5 रुपये से 5 रुपये का न्यूज़पेपर रोज मंगाया जाता है हर जगह और इसमें से आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे ज़्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमको वही चीज़ को डिसाइड करना है, चैनल क्या सेलेक्ट करना है, उसके लिए डिज़ाइन क्या करोगे, वीडियो डिज़ाइन करना है, पॉम्पलेट डिज़ाइन करना है, फ्लायर डिज़ाइन करना है, स्टिकर डिज़ाइन करना है, लोगो राइम्स डिज़ाइन करना है, क्या डिज़ाइन करना है वो आप करना है। उस चैनल के लिए कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी, कैसे करोगे आप। सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएट चैनल, जो कि बहुत जरूरी है आज के यंग पॉपुलेशन के लिए। अगर आप बात करोगे कि वो रेडियो सुनते होंगे तो भूल जाइए, आजकल कोई रेडियो नहीं सुनता है, आजकल कोई गाने रेडियो में नहीं सुनेंगे, तो वो वहाँ पे टारगेट नहीं हो पाएगा। लेकिन दूर दूर गाँव में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फेसबुक, इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे पेपर भी नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पे केवल टीवी और रेडियो ही एक साधन है आपकी बात पहुँचाने का। सो ये इंपॉर्टेंट है, किस चैनल का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्या एडवांटेज न्यूज़पेपर के, क्या डिसएडवांटेज न्यूज़पेपर के, तो ये चीज़ें इसी बेस पे काम करेंगी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, कि एक व्यक्ति ज़्यादा कि दुकान से बेचेगा क्या। जैसे आप लोग कई बार देखते हो एम्बो वगैरह का घर आके प्रोडक्ट बेचते हैं, डिक्शनरी बेचते हैं, कोई बुक्स बेचते हैं, स्कूल कॉलेज बेचते हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। सो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिसाइड करना है। टास्क इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मेरा नया प्रोडक्ट है इसको मैं बांटूं, जैसे आप कई बार देखे होंगे न्यूज़पेपर के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर नए शैम्पू का या किसी सैनिटाइजर का एक छोटा सा 50 पैसे वाला पाउच या 1 रुपये वाला पाउच चिपका के मिलेगा। एक आदमी इसी से खुश हो जाएगा कि मुझे फ्री में 50 पैसे 1 रुपये का पाउच मिला न्यूज़पेपर के साथ में, उसको यूज़ करेगा, फेंकेगा तो नहीं। अगर वो यूज़ करता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो वापस दुकान में जाकर बोलेगा भैया ये ब्रांड का है क्या। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसमें से 10 रुपये का होगा तो भी आप खरीदोगे। तो 50 पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट करके उसने 10 रुपये कमा लिया। दिस इज स्ट्रैटेजी कि आप क्या है, और इंडियन पब्लिक हो चाहे कोई भी पब्लिक हो, ऑफर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम लोग मार्केटिंग मैनेजर या फिर एमआर या मेडिकल के रेस्पेक्ट में बात करें तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो कि आपके प्रोडक्ट को अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वो एक व्यक्ति फिजिकल फॉर्म में होते हैं, वो आपके डॉक्टर के साथ बात करेगा कि सर दिस इज आवर न्यू प्रोडक्ट,
ये प्रोडक्ट में ये एडवांटेज है, पुरानी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, साइड इफेक्ट था, उसको ओवरकम कर लिया गया है, ये अब इसमें नया फार्मूला लगाया गया है, वो आपको बात करनी है। बट एक पर्सन फार्मासिस्ट जो कि आप हो, वो डॉक्टर से किसी कंसल्ट करने जा रहे हैं और आप डॉक्टर को उसकी फार्माकोलॉजी नहीं समझा पा रहे हो, उसका मैकेनिज्म नहीं समझा पा रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो वही नहीं समझा पा रहे हो, हकला रहे हो, तुतला रहे हो, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, तो आपकी ये क्वालिटी सेल्स प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं है। तो हमको क्या क्या क्वालिटीज इसमें मेंटेन करनी है, कैसा बॉडी गेस्चर पोस्चर होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, किस वे में बात करनी चाहिए, ताकि आपको देख के आपको वो टाइम दे। और आपने अगर इस तरह से लूज पैंट, लूज शर्ट बाहर फोल्ड करके रखा हुआ है, मुंह में गुटखा अगर चबा रहे हो, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आपको वो इंटरटेन तो छोड़िए, आपको अंदर जाने भी नहीं देंगे। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के अंदर एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सुपरवाइज करना पड़ेगा आपको, एमआर हैं तो आपके सुपरवाइजर बिजनेस एरिया मैनेजर होंगे, लोकल एरिया मैनेजर होंगे, एरिया मैनेजर होंगे। तो ये अलग अलग ग्रेड है, कैसे प्रमोशन होगा, कितने कस्टमर का टारगेट होगा, कितने डॉक्टर से आपको मिलना होगा, उनको कैसे मोटिवेट करना होगा कि आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें और प्रिस्क्राइब करें, और कैसे इवेल्युएट करेंगे कि आपने इतना खर्चा किया, आपने इतनी मेहनत लगाई, तो उसका आउटकम कितना हुआ। ऑब्वियसली मेडिकल स्टोर के डिमांड के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कितने कंजप्शन हो रहे हैं, कितने कंपनसेशन मिल रहे हैं और फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली लास्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे हम प्राइसिंग के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना होगा कि इसकी प्राइस कितनी रखी जाए, कितना प्राइस रखना सही होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और इसी प्रोडक्ट का दूसरा मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस है 10 रुपए और आपने नए होने के बावजूद उसका प्राइस रख दिया 30 रुपए, तो आपका प्रोडक्ट क्यों कोई खरीदेगा। जिस चीज को बरसों से यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो उसको छोड़ करके नए पे तो आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इनिशियली अगर आप इसको 10 रुपए से घटा करके 5 रुपए 6 रुपए रखते हो, तो लोग कंपेयर करेंगे कि वही चीज उसका 10 रुपए है, आपका 5 रुपए। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई सब करेंगे। अगर एक बार ट्राई करके प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो वो अब एक बार का ट्राई उनके रेगुलर हैबिट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये लालच देख करके कि सिर्फ एक बार खरीदेंगे तो भी मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, आपने इसको 5 रुपए में तो बेच दिया, क्वालिटी बहुत खराब रखी, तो दोबारा से कोई खरीदेगा ही नहीं। तो पूरा जो आपने ऊपर पढ़ा इन्वेस्टमेंट का, मार्केटिंग का, चैनल का, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यू हैव टू फिक्स अ प्रॉपर प्राइसिंग कि आपको रॉ मटेरियल का प्राइस कितना लगा था, इसका प्रोडक्शन चार्ज कितना लगा, इलेक्ट्रिक बिल कितना लगा, प्रमोशन में कितना खर्चा लगा, सैलरी जो होगी वो कितना लगेगा। फाइनली सबको जोड़ने के बाद अगर आपका एकदम कॉस्ट बल्क में बनाने के बाद यूनिट के हिसाब से प्राइस आता है 2 रुपए, तो 2 रुपए में आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मैक्सिमम 4 रुपए प्रॉफिट लूं, तो इसको आप 6 रुपए में बेच दो सारे प्रॉफिट घटाने के बाद, फिर भी आप कमा रहे हो दूसरों से ज्यादा। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी प्राइसिंग के समय में। मैथड क्या रखना है, ओवरव्यू करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार 5 रुपए में बेच दिया तो जिंदगी भर 5 रुपए में बेचिए। अब क्या करना होगा, हमको ऑफर डालना पड़ेगा 20% एक्स्ट्रा, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो अब आप क्या करोगे, इसका प्राइस बढ़ा दोगे 7 रुपए, 8 रुपए कर दोगे 5 रुपए से। थोड़ी देर बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिखा रहता है ऑफर वैलिड टिल स्कीम। तो अब आपने ऑफर को बंद कर दिया, लेकिन प्राइस को वापस घटाओगे क्या, नहीं ना। तो 5 का बढ़ गया वो 8, अब वो 8 ही कांस्टेंट रहेगा। फिर एक आध साल बाद नया ऑफर ला दो, 10 रुपए कर दो, वापस हो जाएगा आपका ऑफर, प्राइस 10 रुपए रह जाएगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड प्राइसिंग फिक्सिंग या प्राइस फिक्सिंग करने के तरीके। ये हो गया। अब बल्क में कोई खरीदेगा तो अलग प्राइस होगा और सिंगल खरीदेगा तो अलग प्राइस होगा। ये बात हो गई आपके प्राइसिंग की। अगला है आपका इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ अप टू डेट प्रोसेस। कल को जो था वो आज काम करेगा, आज का जो है वो कल काम करेगा। इट इज नॉट श्योर। आपको अपडेट होना पड़ेगा। नोकिया का सबसे अच्छा एग्जांपल अपन कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि ये फार्मास्यूटिकल से मैच नहीं करेगा, फिर भी एग्जांपल है। नोकिया वाज द वन ऑफ द लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग यूनिट। सबके हाथ में मोबाइल था तो नोकिया का था। बट आज के सिचुएशन में अगर आप अपने आसपास 10 लोगों को ढूंढ करके लाओ, जो भी आपके सामने बैठे हैं, 10 लोगों में से कितने के पास नोकिया का मोबाइल है, आप ये चेक कर लो। आज की डेट में एमआई लीड कर रहा है। तो ये क्यों लीड करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, वो इसी पे बेस्ड है। एंड्रॉयड आ गया, अगर अभी भी आप सिम्बियन पे बेस्ड हो तो आपको कोई नहीं खरीदेगा। अभी भी आप अगर ऑफिस पे बेस्ड हो तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेसर पे तो आपको कोई नहीं खरीदेगा। यू हैव टू बी अपडेटेड। अपडेटेड है आपका एंड्रॉयड, बट एंड्रॉयड का भी पुराना वर्जन नहीं। जेली बीन अभी भी चलाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। अभी भी आपको साटा खरीदना पड़ेगा तो कोई भी यूज नहीं करेगा। सो यू हैव टू अपडेटेड। ठीक है, ये आपके लिए जानकारी होगी ग्लोबल मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली। तो ये जो पूरा लेंथी वीडियो है वो हमको ये समझा रहा है कि हमको असल में जो सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट, वो किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि मन उठाया और आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। यू हैव टू गेट अ कंप्लीट एंड डिस्क्रिप्टिव नॉलेज बिफोर सेलेक्टिंग एनी सब्जेक्ट. So that was a small introduction regarding subject selection.
आई होप कि समझ में आया होगा। कोई अगर जानकारी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।